हेलो फ्रेंड्स। टारगेट यूपीएससी हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम एक पार्ट 1 देख चुके हैं इस एनसीईआरटी कोर्स का। जो स्टूडेंट पार्ट 2 देख रहे हैं उनको मैं ये कहूँगा कि पहले सबसे पहले आप पार्ट 1 देखें, फिर आप पार्ट 2 देखें, तभी इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो पार्ट 3 होगा। तभी आपको ये चैप्टर थोड़ा समझ में आएगा, जो बेसिक इससे स्टार्ट कर रहे हैं। और जो अदर स्टूडेंट हैं वो भी अगर देखना चाहते हैं तो वो पार्ट 1 से ही स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। इसमें हमने पार्ट 1 में पॉइंट 1 तक कवर कर लिया था। इसमें लिखा है कि हमारे सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। यानी कि सौर मंडल का निर्माण हो गया। यानी कि आप जो फिगर में देख रहे हैं, तो आप जितने भी आपको प्लैनेट दिखेंगे और ये आपको क्षुद्र ग्रह यानी कि जो ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं, वो ये सभी क्या मिलकर बनाते हैं? ब्रह्मांड बनाते हैं, ठीक है। सौर मंडल बनाते हैं, यानी कि सौर परिवार जिसे हम कहते हैं। ये प्लैनेट्स और स्टार और बाकी सब जिसमें उल्का पिंड वगैरह जो सब कुछ आएंगे वो सौर मंडल कहलाएंगे। इसी के साथ अब हम आज की वीडियो के पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो पिछली वीडियो का हमने पॉइंट आपको बताया था। मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन नहीं दिए थे, मतलब मैंने बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। तो मैंने दो तीन चीज़ें पूछी थी, जैसे इसमें साफ नहीं आया, अरसा मेजर। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है अरसा मेजर क्या होता है, इसके बारे में आप हमें बताएंगे, ठीक है। नंबर एक, अरसा मेजर क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। दूसरा है आपका बिग वियर, ये क्या होता है इसके बारे में हमें बताएंगे, बिग वियर के बारे में। तीसरा, सूर्य क्या है, सूर्य क्या है। नंबर एक, ग्रह है। नंबर दो, पिंड है। और नंबर तीन, तारा है। कि सूर्य इन तीनों में से क्या चीज़ है, आप हमें कमेंट के माध्यम से इन तीनों चीज़ों के नाम बताएंगे। अर्सा मेजर, बिग बियर और सूर्य, इन सभी के बारे में हमें बताएंगे। और आप बताएंगे कि जो स्टार होते हैं, स्टार यानी कि तारा, वो किससे बने होते हैं, ठीक है। स्टार किससे बने होते हैं, मैंने पार्ट 1 में ये सब कुछ कवर किया है। और आप लोगों को मैंने बताया भी था कि पार्ट 1 बेसिक तो है, इंट्रोडक्शन भी है, पर वो आगे चल के थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि सबसे वो इम्पोर्टेंट। देखिए, अब हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें साफ खुले शब्दों में लिखा है कि जो सूर्य है वो हमारे सौर मंडल का केंद्र है। यानी कि ये मान लीजिए सन है, इसके चारों ओर ऑर्बिट्स होंगी। क्या होंगी? ऑर्बिट्स। अगर कोई इसमें साइंस का स्टूडेंट है जो वीडियो देख रहा है, उसको पता होगा कि एटम जब आप लोग पढ़ते हो कि सबसे पहले एटम होता है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में होते हैं। उसी तरह सेम स्ट्रक्चर हमारे सोलर सिस्टम का है। सौर मतलब सौर मंडल का है, सोलर सिस्टम जिसे इंग्लिश में कहते हैं, कि इसमें भी सेंटर पे सूर्य है। यानी कि जो एटम को कंपेयर किया गया है वो सन से किया गया है, और इसके अंदर गैसेस होती हैं, अत्यधिक गर्म गैसों का बना होता है। अब वो कौन सी गैसें होती हैं इसके अंदर जो होती हैं, वो होती है हीलियम, इसको सिंबल कहते हैं He, और हाइड्रोजन यानी कि H। ये दोनों गैसें होती हैं। अब इसके अंदर जो प्रोसेस चल रही है सन के अंदर, बेसिकली आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे, कि सन के बारे में अगर जिस किसी ने नहीं देखा वो आप सर्च कर लें, देख लें कि किस तरह से हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये सन के अंदर क्या चल रही है, प्रोसेस चल रही है। और अगर हम सौर मंडल की बात कर रहे हैं, सूर्य की बात कर रहे हैं, तो अभी देखो हम इसमें क्या करेंगे, क्या कि जैसे सन से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप लोगों को ये बताना है कि नासा ने और अपने इसरो ने कौन कौन से जो मिशन हैं
वो लगा रखे हैं सन की स्टडी के लिए। तो इससे क्या है कि आपका स्टैटिक प्लस करंट दोनों कवर हो जाएगा। मतलब इस तरह से, मतलब एनसीईआरटी तो पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बस एनसीईआरटी किताब को पढ़ लिया कि हाँ बन गए हम आईएएस। ऐसे नहीं होता है। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में आपको वो पॉइंट्स मिलेंगे जिनके ऊपर मार्केट में या इंटरनेट पे या न्यूज़पेपर्स में करंट चल रहा है। ठीक है, उनको फोकस करना है, प्लस स्टैटिक को फोकस करना है, तब आप बन पाएंगे एक अच्छे अधिकारी और कलेक्टर। जिससे आपको मतलब अपने दिमाग को चौकन्ना रखना है, हर समय कभी भी हमला हो सकता है किसी भी चीज़ का। तो अगर आपने यहाँ सन पढ़ा है तो सन से रिलेटेड जितने भी आपके इसरो और नासा के जो भी मिशन हैं जो अभी तक चलाए गए हैं उनको पढ़ना है। और जैसे अब यहाँ पे लिख दिया कि सन सूर्य के अंदर अत्यधिक गैसों से बना है। अब वो कैसे कौन सी है वो पहले पता होना चाहिए आपको। तो हीलियम और हाइड्रोजन है, वो इसमें एनसीईआरटी किताब में कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, क्लास 6 में तो नहीं लिखा है, बेसिकली आगे लिखा हो तो पता नहीं। अब इसके बाद लिखा है कि इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। यानी कि जो सन है, इधर प्लैनेट्स होंगे, इधर भी प्लैनेट्स होंगे, इधर भी प्लैनेट्स होंगे, इधर भी प्लैनेट्स होंगे। अब ये दोनों एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ये भी क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स की भाषा में अगर हम बात करें तो ये कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में भी आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए जिससे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके। यानी कि दो प्लेनेट जब आसमान में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वो कौन सा फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब यही बात एटम के केस में आती है, जब मतलब हम एक कोई एटम की बात करते हैं, एटम है उसके चारों ओर न्यूक्लियस रिवॉल्व वो सॉरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो कौन सा फोर्स लगाते हैं, वो लगाते हैं न्यूक्लियस फोर्स। ठीक है, ये कौन सा फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लार्ज बॉडी के ऊपर काम करता है। एक ग्रेविटी अलग होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होता है, ये ध्यान रखना। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं जो अर्थ अपनी ओर लगाता है। यानी कि किसी बॉडी को जब अर्थ अपनी ओर खींचती है तो उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण हिंदी में। और इंग्लिश में उसको फोर्स ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कह सकते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी कि पूरे सौरमंडल पे आप किसी भी ग्रह या किसी भी सैटेलाइट पे जाएंगे तो आपको एनर्जी केवल और केवल सन से ही मिल सकती है, अन्यथा किसी अन्य सोर्स से आपको कोई भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलेगी। बेसिक समझने का सबसे तरीका ये है, यहाँ समझिए। लेकिन हम इतनी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते। अगर हम बिल्कुल पास जाएंगे ना इसके तो कुछ नहीं बचेगा, चीज़ें भी नहीं बचेंगी। क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। ठीक है, अभी हमने आपसे पूछा था कि सूर्य क्या है, ग्रह है, पिंड है या तारा है। तो मिल गया हमें आंसर। सूर्य क्या है, तारा, जो पृथ्वी के कैसा है, सबसे नजदीक, पृथ्वी के सबसे नजदीक है। यानी कि सूर्य जो तारा है जो पृथ्वी के कैसे है, सबसे नजदीक। क्वेश्चन बनता है आपका, अगर बनेगा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा स्थित है, तो वो है सूर्य, जिसकी पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। राउंड ऑफ करके दे दिया है, पर 14.96 के समथिंग कुछ है। 14.96 करोड़ की दूरी है। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, 15 करोड़ लगभग। बात समझ में आ रही ना, 15 करोड़ है। ये समझने वाली बात थी, ये आपको नोट करनी होगी नोट्स में अपने। चलिए, अब थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं। इनको याद करने की ट्रिक क्या है, उनको याद करने की ट्रिक यानी कि आसान तरीका हमने इसमें दे रखा है। इसमें लिखा है कि वेरी वो सॉरी माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। यानी कि माई फॉर मरकरी,
यानी कि जिनको मैंने फर्स्ट फर्स्ट वर्ड को हाईलाइट किया है वो सब आपके प्लैनेट्स के नाम को बताते हैं। माई का जो फर्स्ट वर्ड है एम, एम फॉर मरकरी, मरकरी किसके लिए आता है? बुध के लिए। वी फॉर वीनस, वीनस किसके लिए आता है? शुक्र के लिए। ई फॉर अर्थ, अर्थ किसके लिए आता है? पृथ्वी के लिए। एम फॉर मंगल, मंगल किसके लिए आएगा? मंगल तो मंगल ही है। जे फॉर जुपिटर, ठीक है, इसके लिए आएगा बृहस्पति के लिए। एस फॉर सैटर्न किसके लिए आएगा? शनि के लिए। यू फॉर यूरेनस, तो यूरेनस के लिए आएगा। एन फॉर नेपच्यून, तो नेपच्यून के लिए आएगा। ठीक है, इस ट्रिक से आप इन सभी के नाम याद कर सकते हैं। किस रेंज में याद कर सकते हैं? सूर्य से दूरी के रेंज में आप इनको याद कर सकते हैं, यानी कि सूर्य से इनकी दूरी है उसी रेंज में आप याद कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यानी कि सभी 8 ग्रह किस पर चक्कर लगाते हैं? एक निश्चित पथ, यानी कि उनका एक पर्टिकुलर रास्ता है जिस पर वो चक्कर लगाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, लार्ज, और वृत्ताकार का मतलब होता है सर्कल, गोला, यानी कि एक बड़े गोलाकार रास्ते पर वो चक्कर लगाते हैं। और उनको हम क्या कहते हैं? कक्षाएं कहते हैं। कक्षाओं का मतलब हो गया ऑर्बिट्स। यानी कि अगर आपने साइंस में थोड़ा भी स्टार्टिंग में पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होता है कि सभी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। किस में रिवॉल्व करते हैं? ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल जो भी है, मतलब दोनों के लिए समझने के लिए ठीक है ये, जो भी स्टूडेंट ये पढ़ रहे हैं। तो कैसे लगाते हैं? देखो, समझने की बात ये है कि सबसे पहले आपका कौन होता है? सन होता है, तो मैं यहाँ सन बना दिया। ठीक है, इसके बाद इसके चारों ओर क्या होंगी? ऑर्बिट्स होंगी। इस तरह से ऑर्बिट्स बना दी हमने। ठीक है, अब इन ऑर्बिट्स में क्या होंगे? प्लैनेट्स होंगे। इस तरह से प्लैनेट्स हमने इसमें बना दिए। एक ऑर्बिट में एक ही प्लैनेट होगा। तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? बुध, यानी कि सबसे पहले सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में ये लगाएगा। उसके बाद कौन है? वीनस, यानी कि शुक्र, फिर इसके थोड़ा ज़्यादा समय ये लेगा। उसके बाद पृथ्वी है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि इस पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है, वो आप लोग हमें बताएं कमेंट के माध्यम से। सूर्य का चक्कर, जो एक ग्रह, सूर्य का चक्कर एक ग्रह जितने समय में लगाता है वो उस ग्रह का एक वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? उस ग्रह का एक वर्ष कहलाता है। और दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो अब पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है। तो हमारे एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। हमें आंसर पता चल गया कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी कितने दिन में लगाती है? 365 दिन में लगाती है। इसके बाद जैसे कि हमने ये बना दी एक लाइन इस ग्रह के बीच से, इस ग्रह के बीच से हमने ये एक लाइन बना दी, इससे भी हमने एक लाइन बना दी बीच, बीचों बीच से। अगर आपको कलर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखो, इस ग्रह के बीच से आपने इस ग्रह के बीच से आपने एक लाइन बनाई, इस ग्रह के बीच से भी आपने एक लाइन बनाई, इस ग्रह के बीच से भी आपने एक लाइन बनाई। तो ये जो लाइन है जिस जो इस ग्रह के बीच से बनाई गई है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी एक्सिस। क्या कहलाएगी? एक्सिस। जैसे कि आप ऐसे समझें इस चीज़ को, पंखा है, सभी के घरों में लगा होगा। ठीक है, पंखा ना अपनी एक पॉइंट पे ही रोटेट करता है, मतलब छत पे एक लोहे की छड़ से, वो डंडी से वो अटैच होगा, वो उसी के चारों ओर रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है। ठीक है, ऐसे ही प्लेनेट अपनी एक्सिस के, यानी कि जो हरी जो लाइन हमने बनाई इसके चारों ओर घूमेगी, और वो आगे भी घूमेगी वो ग्रह। ठीक है, यानी कि इसके चारों ओर घूमेगी प्लस आगे घूमती हुई जाएगी, जो सन का चक्कर लगाएगी। यानी कि रोटेशनल भी वो अपनी, मतलब ट्रांसवर्स मोशन भी शो करेगा और रोटेशनल मोशन भी शो करेगा। तो पृथ्वी
सूर्य का जो चक्कर लगाती है 365 दिन में, वो उसका एक वर्ष कहलाता है। और पृथ्वी अपनी एक्सिस पर जो एक चक्कर लगाती है, वो उसका एक दिन कहलाता है। बात समझ में आई? तो पृथ्वी 24 घंटे में अपनी एक्सिस को पूरा चक्कर लगा लेती है, ठीक है। और सूर्य का चक्कर लगाने में उसे 365 दिन लगते हैं, इसलिए वो एक वर्ष कहलाता है। बात समझ में आई? तो आप लोग कहेंगे तो फिर सर जी लीप ईयर का क्या फंडा है कि लीप ईयर में क्यों 366 दिन हो जाते हैं? एक्चुअली बात ये है कि पृथ्वी राउंड ऑफ करके हम कहते हैं कि पृथ्वी अपना चक्कर जो लगाती है वो 24 घंटे में लगाती है। वो एक्चुअली 23 घंटे कुछ मिनट वो चक्कर लगाती है, शायद 56 मिनट करके कुछ है। 23 घंटे 56 मिनट में वो अपना चक्कर लगा लेती है अपनी एक्सिस पे। तो 4 मिनट बच रहे हैं, यानी कि हर दिन अगर 4 मिनट बचते हैं तो कुछ सालों बाद वो 4 मिनट एक दिन बन जाता है। बात समझ में आ गई? और हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आ जाता है, तो उस लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं, आपकी इस समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए, उसके बाद पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। हमने भी आपको यही बताया था, अपनी कक्षा यानी कि ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल इसे 88 डेज लगते हैं, यानी कि बुध अपनी एक्सिस से लेकर सूर्य के पूरा चक्कर लगाने में उसे कितने दिन लगेंगे? 88 डेज लेंगे, 88 दिन लगते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? कितने दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को क्या माना जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति, सॉरी यहाँ आकृति लिखा होगा, लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो मतलब आपका ये कहा जाता है कि जो बुध ग्रह, सॉरी शुक्र ग्रह है, वो पृथ्वी के समान है, उसके आकार और आकृति पृथ्वी के समान है। इसके बाद आप पॉइंट नंबर 6 देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, अभी तक माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 23 यूबस सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। यानी कि जो प्लूटो का आपका नाम जो है, साइंटिफिक नेम, वो ये है। 2003 में इसको खोजा गया था और 2006 में इसको बौना ग्रह यानी कि ड्वार्फ ग्रह, क्षुद्र ग्रह की लाइन में रखा गया। 2006 में किसने रखा था? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने यह कार्य किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि जितना मैंने आज इस वीडियो में आपको पढ़ाया है, वो सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी और आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, हमारे द्वारा जो बनाए जा रहे हैं, तो इन वीडियो को ज़रा आप लोग शेयर ज़रूर करें ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लोगों से कहें, अपने फ्रेंड जो भी रिलेटिव्स हैं जिनको आप जानते हैं जो पढ़ रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, उनको ये बोलें और चैनल को थोड़ा ग्रो कराएं, जिससे क्या आएगी आपको अदर टीचर्स भी आपको यहाँ पढ़ाने को मिलेंगे। ठीक है, चैनल ग्रो होगा, क्योंकि चैनल ग्रो होगा तभी हम किसी अन्य टीचर को सैलरी दे पाएंगे, अन्यथा हम किसी टीचर को सैलरी कैसे दे पाएंगे? ये सोचने वाली बात है ना। तो इसीलिए आप इसको ग्रो कराएं, तो आप लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। और मैं यहाँ पर एक इस चैनल के माध्यम से एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने जा रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से मतलब ये है कि जैसे एनसीईआरटी में ये कोर्स चला रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कितने बच्चे जो हमारे चैनल से जुड़े हैं वो एनसीईआरटी कोर्स को ये स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग से पढ़ने का मतलब है कि जैसे कि अन्य यूट्यूब चैनल जो आप चला रहे हैं, देख रहे हैं, उनमें होता क्या है कि वो अपना
मतलब कोर्स डाल दिया, अब कोई भी उनको देखे, अब उन्हें ये पता नहीं रहता कि हमारे कोर्स को देख के कितने बच्चों ने फ़ायदा लिया या कितने बच्चों का सरकारी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ। तो उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो मैं इस तरह का एक रिकॉर्ड अपने पास रखना चाहता हूँ कि कितने बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है। तो मैं इसके लिए कुछ आगे शुल्क या कुछ ऐसा नहीं लगाने जाऊंगा। ये आप लोग निश्चिंत रहें। मैं जिस प्रकार ये फ्री चल रहा है वैसे ही आपका आगे भी फ्री चलेगा। इसमें अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी आपको, पर पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, आगे आने वाली जितने भी वीडियो होंगे उनके लिए। तो आप लोगों को मैं एक टेलीग्राम पे एक फॉर्म दूंगा। आपको बस उसमें अपना नेम और कॉन्टैक्ट जो भी है वो फिल करना होगा और कुछ नहीं करना होगा आपको। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट यूपीएससी 99 पर जाएं और हमारे इसको टेलीग्राम से जुड़ जाएं। या आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा जिसमें आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी। बस आपको इतना काम करना होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। और हो सके तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं और अन्य चीज़ों का भी आप फ़ायदा ले सकेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम इसमें एक टेस्ट लेके आएंगे। जो भी इसमें पढ़ाया गया है वो आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो जिससे हमें पता चल पाएगा कि कितने बच्चे हमारे साथ टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं। हम टेस्ट उन्हीं बच्चों का लेंगे जो बच्चे उस फॉर्म को फिल करेंगे, अन्यथा और किसी का टेस्ट नहीं होगा। ठीक है। तो आप आज की वीडियो में बस इतना ही। और जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो फर्स्ट पार्ट देखें, तब सेकंड देखें। मेरा यही कहना रहेगा। थैंक यू।